जी, तमाम दोस्तों को सलाम, जितने भी पैनल में साथी मौजूद हैं। तो आज हमने बस एक-दूसरे की बात सुननी है और सुनानी है। तो आज सिर्फ़ ओपन माइक सेशन है, कोई डेफ़िनाइट नहीं है कि टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि क्या-क्या रीडिंग्स हैं हमारी, अभी हम प्रेज़ेंट में क्या देख रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। तो जी, अस्सलाम उमर, कैसे हैं, ठीक हैं आप? Alhamdulillah, I'm doing good. यार I was thinking of this open mic session for so long और थैंकफुली जो है वो हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया। होपफुली ये कंटिन्यूटी के साथ रहेगा। प्रीवियसली हम जो टॉपिक वाइज कर रहे थे उसमें हम एक लिमिटेड स्कोप पहले कर देते थे और उसमें वो एक्चुअली क्योंकि वी आर ऑल कंस्ट्रेंड इन आवर लाइव्स मैटर्स स्टडी के या जॉब के या व्हाटएवर, तो वो उसको प्रॉपर जो है वो उस एग्जैक्ट टॉपिक को टाइम देना, प्रिपरेशन करना एंड ऑल दैट, वो एक हमारे लिए थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम। तो फिर वी थॉट कि यार व्हाट इफ के जस्ट सिंपली एक ओपन माइक सेशन रखा जाए कि जिसके अंदर बेसिकली कोई भी स्कोप ऑलरेडी लिमिट ना किया जाए, बल्कि व्हाटएवर हैज बीन डिस्कस्ड इन द ग्रुप या व्हाटएवर इज इन आवर माइंड्स, तो वो हम ट्वाइस अ वीक आके यहाँ पे 1-2 घंटे के सेशन के अंदर जस्ट डिस्कस कर लें। तो ताकि वो जो कम्युनिकेशन जो बिल्कुल बंद हुई हुई थी वीडियो मीटिंग्स के फॉर्म में, वो जो है ना वो शुरू की जा सके। तो एनीवे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मेंबर्स जो हैं वो आना शुरू होंगे। तो अब्दुल्ला, क्या व्हाट्स इन योर माइंड, या आजकल क्या सोच रहे हैं? जी, बिल्कुल बेहतरीन, आपने सारा बयान कर दिया कि क्यों ओपन माइक सेशन है। बाकी आजकल तो जो है वो मैं फ़िलॉसफ़ी देख रहा हूँ और उसमें भी अकल्ट जो फ़िलॉसफ़ी है वो, तकरीबन मुझे महीना हो गया, 3 हफ़्ते। तो अभी तो करंटली वही देख रहा हूँ, इधर-उधर की सॉरी, चीज़ें। कल्ट फिलॉसफी? जी, अच्छा, किन की? यू मीन कल्ट ना, CULT? अकल्ट विद ओसी। यार ये एग्जैक्टली क्या है, मुझे भी बताएं। ये जैसे आप कह रहे हैं जो ये एसोटेरिक फ़िलॉसफ़ी है, अ, वो जो होती है मुख्तलिफ जो अल्केमी कह लें, जैसे अल्केमी होती है। अच्छा 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 अच्छा, अल्केमिकल जो वेलकम ताउर रहमान। डिस्कशंस होती है। जी, ज़ियाउर रहमान साहब, सलाम। अच्छा यार, इसका कोई इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा सा करा दें मजीद, इंट्रोडक्शन इसका एग्जैक्टली यही है व्हाट यू कि आर रीडिंग हुँ, वो भी। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन यही है कि ये जो मतलब कि जो बातिनी उलूम है, जैसे आप कह लें कि मुस्लिम ट्रेडिशन में जैसे सूफ़ीज़्म है, हम्म इसी तरीके से जो है वो आपको जूइश जो ट्रेडिशन है उसमें आपको नज़र आता है कबाला। हम्म मुस्लिम में जैसे मैंने बता दिया सूफ़ीज़्म है, और जो क्रिश्चियन थियोलॉजी उसमें भी है कि जो मिस्टिक्स हैं, जो मिस्टिसिज्म भी कह देते हैं। तो हम्म अकल्ट साइंसेस के अंदर जैसे मिस्टिसिज्म है, वो भी एक उसकी ब्रांच है, मैजिक वो भी एक ब्रांच है, हम्म और एल्केमी भी एक ब्रांच है, और जो फिलॉसफी है वो भी एक ब्रांच है। तो ये तमाम चीज़ें सही। प्लेटो से शुरू होती हैं। प्लेटो और उससे भी पीछे पास में एक फिगर है, जो कि हम्म एक इजिप्शियन गॉड था नॉलेज का। उसे हम कहते हैं, पता नहीं टोथ कहते हैं, वो जिसका एक जो शक्ल है वो एक बर्ड की है, और नीचे उसका जो इजिप्शियन जो मिथोलॉजी है उसमें, तो वो उसके हाथ में जब भी आप उसकी ड्राइंग देखें ना पिरामिड्स में बनी हुई हम्म, होती है, तो उसके हाथ में टैबलेट होता है और लिख रहा होता है कुछ, और एक अच्छा अच्छा मिथोलॉजिकल अच्छा। फिगर। तो उसी से ये एक ना ग्रीक गॉड है जिसको हम कहते हैं हर्मस हम्म ट्रिस्मेगिस्टस। हम्म तो मतलब कि ये जब हेलेनिक एज आई कि जब सिकंदर आजम ने जो है वो फतह किया, मतलब कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाए उसने, ग्रीक से लेके और हिंदुस्तान तक आ गया हाँ, था। ईस्ट तक सारा वो हम्म, आता चला गया, हाँ। बिल्कुल। तो ईस्ट एंड वेस्ट ट्रेडिशंस जो है ना वो मिल गए थे आपस में, तो तब इन दो गॉड्स के मिलाप से उन्होंने हर्मस एक तश्कील दिया और कहा कि ये नॉलेज ऑफ गॉड है, और अच्छा अच्छा कहते अच्छा हैं कि अच्छा। रियल फिगर भी था कोई। तो वहां से यार फिर वो ये तो ऐसे ही होता फिलोसफी है चलती है, थ्रू टाइम, हाँ। हर्मेटिक फिलोसफी। तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, hermetic philosophy तो ऑफ हाँ, कोर्स मैंने सुने हुए, लेकिन ये अकल्ट का जो आपने वर्ड बोला था, दैट वाज न्यू हम्म, वर्ड फॉर मी। हाँ, मतलब कि तो वो इन्हीं को ही डिस्कस करते हैं कि जो सही बातनी सही। उलूम है,
या जो जैसे फिजिक्स हम अभी देख रहे थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उसके अंदर भी वो जो उसका एक समझ लें कि जो माइंड ओवर मैटर का जो मामला है कि उसकी उस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना और इस तरीके के मामला। सही है। अच्छा, इसमें दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं जब जब आप इंफॉर्मेशन को या व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ नॉलेज को जब आप परसीव करने की तरफ जाते हैं, जिसकी यूंग भी बात करता है कि बेसिकली एक इंट्रोवर्ट होती है और एक एक्सट्रोवर्ट होती है। दैट मींस कि एक आप अपने अंदर या अपने मतलब कि वो अपने सेंसरी सारा जो होते हैं ऑर्गन उनको बंद करके अपने अंदर वो परसीव करने की कोशिश करते हो इनवर्डली माइंड के अंदर। तो और एक एक्सट्रोवर्टेड होती है कि आप बाहर से जो है वो बाहर की दुनिया को देख के और जो सेंसरी डाटा जितना भी आप ले रहे हो तो इसके मुताबिक करते हो। तो वो बेसिकली ये जो मिस्टिसिज्म होता है या ये स्पिरिचुअलिटी या माइंड की सारी चीजें होती है, ये सारी इंट्रोवर्टेड होती हैं। वो ओपोजिटली जो ये जैसे पहले उसकी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की हम बात कर रहे थे, तो वो सारा एक एक्सट्रोवर्टेड हम जो सेंस ऑर्गन से वो ले रहे होते डाटा। तो आई थिंक वो मुझे वो याद आ रहा है, एक देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल केंट विल्बर का, इफ यू नो द इंटीग्रल थ्योरी ऑफ केंट विल्बर। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट जी। विंडो, लेट्स सी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो ये अकल्ट में बात कर रहे हो ये इसको आप इसोटेरिक भी कह सकते हैं। तो ये आप समझ लें कि जो हमारी चीजें हैं जैसे एलिमेंट्स हैं मुख्तलिफ, उनकी एक फिलोसॉफिकल तशरीह है कि जो ज्यादा नजदीक है माइंड की तरफ या माइंड ओवर मैटर की जो एक फिलोसफी है उसके नजदीक। तो बाकी इसमें मजीद बात करते हैं आप। हाँ हाँ, बता ऑफ रहे कोर्स। आई थिंक ये केन विल्बर की ये है इंटीग्रल थ्योरी, ये एक मुझे मिल रही है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम, उस ये क्वाड्रेंट कोई उसने बनाए थे, मैं लेकिन सीधे नहीं लग रहे। आई वांट टू हैव अ मोर ब्यूटीफुल चलें, ये एटलीस्ट सिंपलिस्टिक तो लग रहा है, बट ये उस तरह से प्रिसाइज नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन? यार वो विकिपीडिया वाला ही देखते हैं यार, तो यार लेट्स सी दिस वन। हाँ, अच्छा, उसने बेसिकली ये क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं। लेट मी ओपन इट सेपरेटली। कि बेसिकली ये टॉप के जो दो क्वाड्रेंट्स हैं, ये इंडिविजुअल के हैं या सिंगुलर हैं, और ये नीचे वाले दो पर्टिकुलर हैं, इंडिविजुअल ऑपोजिट कलेक्टिव, और इंटीरियर ऑपोजिट टू एक्सटीरियर। तो व्हेन वी तो ईच क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल और इंटीरियर के अंदर आपके सब्जेक्टिव आईनेस आ जाती है। थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, स्टेट्स ऑफ माइंड, परसेप्शंस, इमीडिएट सेंसेशंस, व्हाटएवर इज इन पर्टिकुलर इन योर सब्जेक्टिव माइंड। अच्छा, इन द सेम वे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर इट आ जाता है। उस वक्त मैं अपने आप को माइनस की नजर से नहीं बल्कि इटनेस के नजर से देख रहा हूँ कि इट इज अ बॉडी, इट हैज अ माइंड, इट हैज दीज स्किल्स, ब्ला ब्ला। तो उसके अलावा ये तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है हमारा सब इंटर सब्जेक्टिव realm का, कि जहाँ पे हम कलेक्टिवली अपने इंटीरियर को देखते हैं, जिसपे वो यूंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी आ जाती है, जिसमें हमारी शेयर्ड वैल्यूज, मीनिंग, जिस लैंग्वेज में आप और हम बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सल तो नहीं है, ये हमारी एक इंटर सब्जेक्टिव लैंग्वेज है जिसके अंदर आप और मैं जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो इसके हुई के अंदर, और फिर जब हम अपने आप को इंटर ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, आई डोंट नो कि हाउ ट्रू दैट इज, लेकिन जिसके बेस पे हम कहते हैं कि अच्छा वी आर लिविंग इन ऑन दिस अर्थ, और ये हमारे सिस्टम्स हैं, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्ला ब्ला, ये सारा उसके अंदर कलेक्टिव एक्सटीरियर में आ जाता है। तो ये इसने केन विल्बर ने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे, एंड अकॉर्डिंगली उसने फिर
आई थिंक इधर साइकोलॉजी को रखा, इधर इस क्वाड्रेंट में साइंस को रखा, इधर जो है वो आई थिंक उसने स्पिरिचुअलिटी को रखा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग परफेक्टली, लेकिन ये एक उसका एक इंटीग्रल थ्योरी थी केन विल्बर की। बेहतरीन, ये मेरे लिए नहीं थी, मुझे इसका नहीं पता था, हम्म, तो बेहतरीन, बिल्कुल सही है। लेकिन देखें, अब अगर हम अपना एक वो जो मादी नुक्ता नज़र तो अलग है, लेकिन अगर हम आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी देखें, नुक्ता नज़र देखें, तो उसमें हम्म, भी जो है वो होता है कि एक हायर बीइंग है हमसे। हम्म, तो मेरे ख्याल से मैंने अभी सोच रहा था कि जो मैंने कल्ट का है उसकी असल तारीफ ये हो सकती है कि जैसे हमारे मजहबी मतून हमें एक रिश्ता कायम करने का कहते हैं उस हायर बीइंग के साथ, तो हम्म, अकल्ट फिलोसफीज भी जो हैं उनका जो बुनियादी मकसद है कि जो मैंने माइंड ओवर मैटर कहा था कि वो हमारा जो एक ताल्लुक है वो हायर बीइंग जो है या बीइंग्स हैं उनके साथ हम्म, हमारा ताल्लुक इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो है हम्म। अकल्ट फिलोसफी दरअसल। और जो इsoteric में सूफीज्म भी मतलब कि यही है। कैन यू और स्पेल इट लेकिन इसमें फिर एग्जैक्टली? ओ डबल सी, OCCULT? जी। ठीक है, तो ठीक। इसमें भी फिर दो तरह के नुक्ते नजर आ जाते हैं, एक बिल्कुल ही एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कि बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशंस के साथ मुंसलिक है जैसे हमारे रिलीजन्स हैं, ठीक है। हम्म, और एक जो है वो आ जाता है वो सेकुलर व्यू है, ठीक है, हम्म, कि उसके अंदर जो है वो बस चंद एक प्रैक्टिसेस होती हैं कि जिनको आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये है। फिर मजीद इसके अंदर जो है वो दो डिस्टिंक्शंस है, एक है मिस्टिसिज्म और एक है थियर्जी। तो इसकी भी हम्म, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि प्लेटो से शुरू होती है कि प्लेटो ने जो अपनी टिमाइयस लिखी तो उसमें उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया डेमियर्स का। तो वो कहता है हम्म, कि डेमियर्स जो है वो गॉड नहीं है बल्कि वो एक लोअर बीइंग है। लेकिन जो इंसान है जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे वो हायर बीइंग हम्म, है, लेकिन वो गॉड नहीं है। बल्कि उसका हम्म, काम ये है कि वो जो है क्या कहते हैं मुख्तलिफ यानी उसने क्या किया है कि जो मुख्तलिफ पहले से मटेरियल मौजूद था उसको हम्म। खास सांचों में लेके आके उसने मादी दुनिया तख्लीक की है। तो और उसने उस ठीक। वक्त जब वो तख्लीक कर रहा था उसने सर्टन पोजीशंस बनाई और उसने एक खास किस्म का एक रिचुअल परफॉर्म किया, ठीक है। हम्म, तो थियर्जी दरअसल ये है, तो यहीं से फिर सूफीज्म या जो मिस्टिसिज्म है जो कि मुख्तलिफ रिलीजन्स में है, और जो थियर्जी है जिसको हम उर्दू में कहते हैं शरीयत, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि सूफीज्म के अंदर तो होता है ना कि वो एक बीइंग है, आपने बस उसके साथ मुख्तलिफ इबादात के बाद जो है वो रिश्ता कायम करना है। लेकिन हम्म, थियर्जी ये होती है कि आपने वो थियर्जी इससे आगे चले जाते हैं, और ये इसीलिए प्रोहिबिटेड भी है बहुत से मज़ाहब के अंदर के वो इस जो जिस लोअर बीइंग ने हमें तख्लीक किया है उसकी हम्म, जो उसने उस वक्त जो मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस तरतीब दी, वो कहते हैं कि हम्म, हम नीचे वही प्रैक्टिसेस तरतीब देंगे, उसकी इमिटेशन करेंगे, नकल करेंगे, एंड थ्रू दैट वी आर एबल टू अचीव अवर अल्टीमेट गोल के जो हमने एक इनलाइटनमेंट हासिल करनी है। तो हम्म, थियर्जी एक और जो कबाला है दरअसल वो एक थियर्जी का ही एक समझ लें पर्सपेक्टिव है। लेकिन वो मानते नहीं है कि मतलब कि वो कहते हैं कि तख्लीक कायनात के वक्त जब एक जो कोई भी बीइंग तो उसने जो क्रिएट किया तो हम उसी तरह के जो है वो एक्शंस करें नीचे ताकि हम फिर वो रिश्ता कायम करें। तो ये है। तो बाकी आपने पेज भी निकाल लिया हाँ, हाँ, अकल्ट। it is saying कि occultism is thus often used to categorize such esoteric traditions as Kabbalah, spiritualism, theosophy, हम्म anthroposophy, Wicca, Hermetic Order of the Golden Dawn, New Age, and the left हम्म hand path and right hand path। ठीक है भाई। सही है, सही है। ये The तो उसकी word काफी occult बड़ी is हिस्ट्री है। knowledge of the hidden। जी ठीक है। बिल्कुल। हम्म तो in common uses cult refers to the knowledge of the paranormal। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना एक बहुत अजीब और गरीब बात है कि हम्म, आपका इस बारे से क्या राय है कि ये जो हम कहते हैं कि रिलीजियन हो गया, फिलोसफी हो गई, अब अकल्ट आ गया, ये तीन हम्म, एंशियंट है ना अलूम। हम्म, जदीद अहद में हमारे पास साइंस आ गई, और हम्म। साइंस भी दरअसल इन्हीं अलूम की आप समझ लें झेली शाख है। साइंस के अंदर जो है वो आपकी कॉन्टेम्पलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी फिलोसफी में या इन अलूम बिल्कुल में ऐसे होती ही, है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे बल्कि ही। वो थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स जो है, यानी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कि हम्म, हम्म, माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, उसमें आपकी हम्म, कॉन्टेम्पलेशन तो इतनी नहीं है
मैथ से हटके या जो मैथमेटिक्स और जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है उससे हटके, तो क्या ये सब इंटर रिलेटेड हैं? आपकी इस वाले से क्या राय है? यार इसमें दो राय हो ही नहीं सकती कि एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इज इंटरकनेक्टेड विद ऑल अदर थिंग्स। तो वो पूरा एक ही एग्जिस्टेंस का कैनवस है जिसके अंदर हर चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है एंड इट कैन कॉज ईच अदर। तो मैं लेट मी ओपन कैनवस। अब्दुल्ला, हैव यू यूज्ड मिरो आफ्टर दैट? क्या चीज? मैंने आपको एक टूल शेयर किया था मिरो के नाम से, इफ यू रिमेम्बर। हाँ हाँ, नहीं वो मैंने अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा, ये मैं अच्छा, दिखाना चलो चाह रहा मुझे। था, हाँ ये हाँ बुक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये जो मैंने कहा था कि hermetic ट्रेडिशन था, तो उसके हम्म हवाले से ना तकरीबन कोई 1910 में, मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब कि अर्ली 20th सेंचुरी में जो है वो हम्म, थ्री इनिशिएट्स के नाम से ऑथर्स थे। तो मैं अगर ठीक ये है। दिखाऊं तो ये थ्री इनिशिएट्स के नाम से ऑथर्स थे। इन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया था तकरीबन कोई 120 साल पहले। तो इन्होंने जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे वो द कबैलियन के नाम से जो hermetic फिलोसफी थी, और इसमें आप जरा इनके जो प्रिंसिपल्स हैं फॉर वो हम देखें, तो ये इनके हैं जिनमें देखें, ये इनके यहाँ से आ जाते हैं कि द ऑल इन ऑल और द प्लेन ऑफ कोरिस्पोंडेंस, यानी ठीक है इसके वाइब्रेशन की हर चीज जो है वो चेंजिंग में है, पोलैरिटी यानी हर चीज डुअल है, डुअलिटी में है। रिदम, कोजेशन, जेंडर यानी, और मेंटल, मतलब कि तमाम चीजें जो है वो मेंटल हैं। तो ये हम्म जितने भी इनके 7 प्रिंसिपल्स हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आप शुरू हो जाएं प्री सोक्रेटिक से लेके हैगल तक, जो कि आखिरी हम्म सिस्टम मेकर था, तो ये सातों कवानीन आपको उनकी फिलोसफीज में नजर आ जाते हैं। सातों हम्म कवानीन, हम्म मतलब कि डुअलिटी है, डुअलिज्म भी उसमें आ जाता है, कोजेशन का इतना बड़ा मसला है, और हम्म जेंडर है। इसके अलावा जो मेंटल है कि तमाम चीजें मेंटली ही उनकी तारीफात हो सकती हैं, तो वो भी हैगल है, प्लेटो है। तो यानी इंटर रिलेटेड है। तो इस वाले से जो हैगल का काम है वो पूरी तारीख इंसानी में नहायत अहम है, क्योंकि उसने हर चीज को मुतय्यन किया कि रिलीजन का क्या ताल्लुक है। और उसने एक उसका एक सिस्टम था, कोई भी फिलोसफर जब अपना सिस्टम डेवलप करता है तो बीच में एक चीज होती है कि जिसके इर्द गिर्द वो अपना जाला बुनता है। हम्म तो उसके जो बीच में था वो एवोल्यूशन था, और क्या था, स्पिरिट थी और एब्सोल्यूट आइडिया था। ठीक है। और उससे पीछे जो है वो एक एक और अहम चीज थी कि जो ट्रेडिशन उस तक पहुंचा था कांट से। वो थोड़ी टेक्निकल बातें हो जाएंगी, लेकिन अभी जो इस तनाजुर में बात करूं कि उसने उस एवोल्यूशन के सिलसिले में कि हमें एक आइडिया है, पूरी कायनात एक आइडिया है और उसमें एक रीजन है। ठीक है, वो कायनात अपने आप में मौजूद है, यानी अगर हम यहाँ से इंसान भी खत्म हो जाए तो कायनात को कुछ नहीं होगा, यानी वो रियलिस्ट है, कायनात हम्म को वो मानता है। लेकिन चूंकि वो कांट ने जैसे बात की थी कि कांट का भी अहम करना में यही था कि उसने ये नहीं सोचा कि उससे पहले ये सोचा जा रहा था कि भाई ओंटोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, कि बाहर की चीजें क्या है। कांट हम्म की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि उसने पहले ये सवाल उठाया कि मैं पहले अपनी हदबंदी करूं कि जो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके तहत मैं बाहर की दुनिया को देख रहा हूँ वो क्या है। बाहर की दुनिया की को एग्जामिन करने की बात तो बाद में आएगी, पहले मैं अपने आप को देखूं कि पहले सेंसेशंस की अपने क्या अपने टूल्स हदबंदी है। एनालाइज कर लूं कि मेरे पास टूल्स हाँ कौन से हैं। बिल्कुल। तो जर्मन हाँ फिलोसफी जो है वो रोमांटिसिस्ट थी, यानी वो उस तहरीक का हिस्सा थी कि जिसके अंदर इंसान बीच में है। और कांट बात ही यही करता है कि मुझे नहीं पता बाहर क्या है, बाहर हम्म जो भी कुछ है मौजूद है, मतलब कि मैं इस वाले से शक कर सकता हूँ जैसे डिकार्ड ने कहा कि बाहर चीजें मौजूद हैं। हम्म लेकिन अहम बात यह है कि वो चीजें ऐसी हैं का मैं अदराक नहीं कर सकता, चीजें ऐसी होनी चाहिए एक इंसान के हम्म पर्सपेक्टिव से कि एक इंसान बीच में है। हम्म ठीक है। तो हैगल भी ये बात करता है। हैगल कहता है कि भाई आइडिया तो मौजूद है, तुम ना भी हो हम्म तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अभी आ गए हो और एक इंसान ही पूरी कंटेम्पलेशन कर रहा है, अपनी मुख्तलिफ चीजें तरतीब दे रहा है, ठीक है, तो हम्म एक इंसान के पर्सपेक्टिव से बात होगी कि रीजन जो है वो क्या है। ठीक है। तो उसने और एक रीजन जो एक इंसान है उसी की तख्लीक, मतलब कि रिलीजन है और बाकी बातें हैं कि, तो उसने आर्ट है, फिलोसफी है, साइंस है, और फिलोसफी इन इटसेल्फ है, मेटाफिजिक्स है, जितने भी इल्म है तो उसने हदबंदी की। और हम्म किसी को भी वो निगेट नहीं करता, बल्कि वो सबलेट करता जाता है आगे आगे। तो हम्म। मैं खास है कि उसको मैं फिर से रिविजिट करने की जरूरत है, जो हेगेलियन पर्सपेक्टिव है इस वाले से, तो रिविजिट करने की जरूरत है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके लिए तो रिविजिट होगा, हमारे लिए तो पूरी तरह ईगल को
मेरे लिए खास तौर पे समझना इज फर्स्ट टाइम विजिट। अच्छा, उसके अलावा हमारे साथ जो है वो ज़ियाउर रहमान और मुसर्रत हैं, तो हाउ आर यू? अगर आप बोलना चाहते हैं तो। जी जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। बस डूइंग गुड। वालेकुम सर, थैंक यू सर। मैं तो थोड़ा सा ना अभी शुरुआत ही है फिलासफी की ना, तो पहले इस ग्रुप्स में देखता रहता हूँ और आपकी अब लेक्चर सुन रहा हूँ, तो थोड़ा सा होगा। वैसे मैंने इंग्लिश में लिटरेचर में किया हुआ है मास्टर, तो इधर से थोड़ा सा ज़बरदस्त। रहता है इसमें सब्जेक्ट में ना। यह पहले सबकी शुरुआत है, कोई भी मतलब कि बहुत आप पुराना स्टूडेंट्स नहीं ही है। हैं? हाँ, सब स्टूडेंट ही हैं। कोई भी तो नया पुराना नहीं है, वो सब अब हम्म, बात किया करें। वेलकम फैजान। थैंक यू। सही है। जी अच्छा अब्दुल्ला, इसके एग्जाम्स क्या है, ये जो मैं देख रहा हूँ कि हर्मेटिक एग्जाम्स 15 नंबर पे। ये मैं ज़रा निकालता हूँ, 1 मिनट। ये मेरे पास आई थिंक डाउनलोडेड यहाँ पे नहीं है उन्होंने फिलहाल। कंसाइज किया हो तो। अ, अच्छा, 1 ये कोई मिनट 103। स्टोरी ज़ियाउर रहमान ने कहा था कि कोई लेक्चर आपके सुन रहे हो या कुछ, तो ये लेक्चर नहीं हो रहे, हम जस्ट सिंपली डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी हाँ डिस्कशन। टॉपिक नहीं है, जस्ट जिसे आप वैसे नॉर्मली गपशप कहते हैं। तो उसे हम इंग्लिश के अंदर जो है ना, ज़रा फॉर्मल वर्ड है ओपन माइक सेशन का। तो बस ये है कि उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो हमारे ग्रुप के रूल्स हैं, उसके अंदर रह के हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं डिस्कस। अच्छा इसमें एक और, अच्छा और आप इस वाले से मजीद बात करेंगे? वो खुल रहा है प्रिंसिपल्स वाला। हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। तो अच्छा, अभी तक जो है ना, आपने बड़ा वो एम्बिगुअसली, सॉरी टू से, वो एक्सप्लेन किया है अकल्टिज्म के अंदर हर्मेटिसिज्म और कबालाइज्म एंड ऑल दैट, लेकिन वो एक कंक्रीट मॉडल जो अभी तक जो है ना, वो मुझे नहीं मिला इसमें। देखें, हाँ, कंप्लीट मॉडल तो देखें कोई भी नहीं है। मतलब कि इसकी हम कंक्रीट आई हिस्ट्री मीन। देखें। कंक्रीट जैसे मैंने कहा कि हायर बीइंग है, और उस हायर बीइंग से हम जो है वो देखना चाहते हैं, हम उसके साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। फिर उसमें जैसे मैंने कहा कि जितने भी जो रिलीजियंस हैं उनकी जो एक इsoteric वर्जन है वो भी शामिल है। और हम्म, इसके साथ ही साथ जो आपका सेकुलर व्यू के अंदर मैजिक है वो शामिल है। और ख़ास तौर पे इसमें दो हिस्से हैं। एक आप समझ लें कि जो रिलीजियन पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादातर जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, और हम्म, वेस्टर्न साइड में अलग फिलोसफीज हैं और सेकुलर व्यूज हैं। तो उसकी पूरी हिस्ट्री है कि कैसे, यानी पांच का कहा जाता है कि पांच बुनियादी अनासिर वो हैं, तरकीबें हैं, जिनमें एक हेरमेंटिसिज्म का मैंने बता दिया। हम्म, इसके अलावा जो है वो न्यू प्लेटोनिज्म है, हम्म, कबाला है, और इसके अलावा ईस्टर्न रिलीजियंस हैं सारे। ठीक है, और बस ये चार पांच हैं। इसके आगे फिर खास तौर पे जो रेनेसांस के बाद जो है ना, वो इनमें रिवाइवल आया। तो हम्म। अच्छा, बाकी कल्ट फिलोसफी से मुतल्लिक और कोई है कि डिफाइन कर पाए हो कि नहीं? यानी कि आपने जैसे कहा कि अनहिडन के साथ अपना ताल्लुक कायम करना, और कुछ फिर अपने अपने मुताबिक जो है वो भी करना, समझ लें कि फायदे भी लेना थ्रू अनहिडन या विल। हिडन? सॉरी, माय मिस्टेक, के हिडन। हाँ, हाँ, हाँ। तो हिडन वो जी जो बेसिकली नॉमिनल रियलिटी है, उसके साथ रिलेशन कायम करना है, एंड अकल्ट फिलोसफी के अंदर वो एक कॉन्शियस बीइंग है। जी, ये सही है। तस्वुर किया जाता है कि है, मतलब कि एक जो ठीक है है। वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आप कह लें, हायर बीइंग ना भी कहें, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इस मैटर से जो है वो बियॉन्ड, हट के हम्म, इससे जो अंडरलाइंग हम्म, रियलिटी है वो। तो सही है। मैंने कहा कि अच्छा, जैसे अब एक अल्केमी है तो वो भी किसी का हिस्सा है। तो अल्केमिस्ट जो एक होता है वो क्या चीज करता है, वो मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं, यानी आपने सुना होगा कि फिलोसफर स्टोन, हम्म, उर्दू में जिसे हम कहते हैं पारस पत्थर, तो उसकी वो तख्लीक करना चाहता है, और मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिक्स करके इधर उधर करके जो है वो गोल्ड बनाना चाहता है।
लेकिन जो जहां तक मैंने देखा है, वो मैंने शायद पहले भी ये बात की कि गोल्ड जो होता है वो टेंजिबल गोल्ड नहीं होता। टेंजिबल जो मतलब जिसे मैं छू सकता हूँ, बल्कि वो एक इनर एस्पेक्ट की ही तशरीह कर रहा होता है कि गोल्ड जो है, सोना, वो दरअसल प्योरिटी की तरफ निशानदेही करता है ना, बिल्कुल प्योर चीज जो है और बहुत वैल्यूएबल है। तो उसकी तरफ के मैं वो एक अपने अंदर सेंस पैदा करना चाहता हूँ कि मैं जो हिडन रियलिटी उसके साथ ताल्लुक कायम कर सकूं और कन्वर्सेशन कर सकूं। तो इससे अच्छा, ये मुराद तो ये है। आई थिंक वो इतने फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्यों है, रादर देन कि उनका मेन जब एक्सियम्स ही वही है कि देयर इज अ कॉन्शियस बीइंग आउटसाइड ऑफ आवर सेंसरी परसेप्शन। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट तो फिर अच्छा, नहीं होना चाहिए इन स्कूल ऑफ थॉट्स में, अगर तो सिर्फ इस तरह के इसके ही अंदर एग्जाम। मैं आपको इसकी ना ये दिखा के, एक मिनट जरा मैं इसको हटाऊं, इसको बात पे आते हैं, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे फुल स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, एक मिनट। बाकी दोस्त भी बातचीत करना है इस वाले से, उनकी क्या राय है? तो एक मिनट, इसको मैं, अच्छा जी, अफाक भाई भी आ गए। मैंने नहीं देखा उनको। अच्छा अच्छा, ठीक है। अफाक भाई पता नहीं है, जब भी आते हैं इनका अलग हुई हुई होती है। नहीं नहीं नहीं, वो कंपेनियन मोड पे है। मैं वेलकम अफाक भाई। वो कंपेनियन मोड मींस कि आप अपना मोबाइल और जो सिस्टम है कंप्यूटर, वो इकट्ठा एक ही इंडिविजुअल कंसीडर होता है उसके अंदर। हम्म। अच्छा, पता नहीं है मेरी कंपेनियन विंडो नहीं शेयर हो रही वो वाली। अ, ये मुझे इंटायर स्क्रीन नहीं करनी पड़ेगी? यार एंटायर स्क्रीन करते हैं व्हाटएवर यू वांट, अगर बहुत ज्यादा पर्सनल आपने नहीं कुछ खोला अच्छा, हुआ। मुझे बता देना कि अगर वो शो हो रही है तो आपको। स्क्रीन शो हो रही है अब? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ अब हो रही है। अब ये जो मैंने अभी खोला है शो हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा मतलब कि फुल स्क्रीन हो रही है शो? है। हाँ अच्छा, अब इसके अंदर मैं आई वांट टू शेयर, एक मिनट। हाँ, अच्छा, अब आपने बात की कि क्यों नहीं फिर एक ही तरह की चीजें आ जाती, तो मैं ये हाँ रोजी ट्यूशंस थे जो कि रेनेसांस जब हुआ डार्क एजेस से निकल के, एक तो रिवाइवल था ना फिलोसफी का। तो इन हाँ जो रूम था इनका सबसे पहले रिवाइवल हुआ था। आप देखेंगे, आपको एक तस्वीर है। अब ये इसकी तशरीह आप क्या करेंगे? इसके लिए तो आपको लाजमी है कि आपके पास है। अच्छा, ये सारी फिलोसॉफिकल बातें हैं। फायर है एक एलिमेंट, ये जो है वो प्री सोक्रेटिक्स ये तमाम चीजें फाइंड कर चुके थे कि चार अनासिर अर्ब हैं, ठीक है, जिनमें फायर है और जो है वो एयर है, वाटर है, अर्थ है। अच्छा, अब इसमें इतनी ज्यादा जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसमें सिंबलिज्म इतना ज्यादा है। इसके लिए तो प्रायर नॉलेज की बहुत जरूरत है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको खुद हाँ भी कुछ पता होना चाहिए कि क्या है आपका एक है। तो इन जब भी आप इन चीजों को स्टडी करते हैं ना, तो इसमें ठोसी नहीं जाती चीजें। इसमें होता है कि आपको जो हाँ बुनियादी नॉलेज का इल्म है, ठीक है, उसके बाद अब हाँ आपके ऊपर है कि आप इसकी अपनी विल, एक मैंने बात की कि आपकी विल है, तो उस विल के तहत आप इसकी तशरीह करें। और जो आपको हाँ समझ आती है आप उससे रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ जो इसका सेकुलर वर्जन है, इसलिए मैंने पहली डिस्टिंक्शन कर दी थी। एक अलग जो है, जो कि एक इंस्टीट्यूट, जो एक बिल्कुल रिलीजियन है, उससे हट के ये जो एक सेकुलर व्यू है, इsoteric या अकल्ट उसका, हाँ कि आप अपने मुताबिक इसकी जो है वो स्टडी करें और उससे फिर आप रिजल्ट्स भी लेके आए, अपनी एक पूरी फिलोसफी तरतीब दें कि इब्तदाई जो हमें नजर आता है कि 15th और 16th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, जो एक मतलब कि रेनेसांस के पीरियड में जब आर्ट तख्लीक हो रहा था, तब एक जो है वो हाँ रोजी क्रूशंस, शायद आपने नाम सुना हो रोजी क्रूशंस का।
अच्छा। तो जो है वो, और उनकी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट इंग्लिश में यहाँ पर मौजूद है। ये तो इनका अब इंग्लिश में भी इनके तराजुम हो चुके हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स थे। ये डॉक्यूमेंट्स, ये नाम नजर आ रहे होंगे, तो ये लैटिन में थे। तो इसमें ये बताया गया था कि एक ब्रदरहुड है, और मतलब कि वो अल्केमिस्ट्स हैं, और वो ये प्रैक्टिसेस करते हैं, और वो चाहते हैं कि रिवाइवल हो रूम का। और जो पहला यहाँ पे ये 1614 में जो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, इसको आप पढ़ते हैं तो इसमें कोई भी मतलब कि वो अकल्ट बात नहीं। उसमें वो कहते हैं कि एक स्टोरी है कि एक जो है वो 13-14 लोगों का एक जो है वो कम्यून है, वो फिरता है पूरी दुनिया। वो फिर अरब ममालिक में जाता है, और वहां से वो मुख्तलिफ उलूम को इकट्ठा करके यूरोप लाता है, और फिर दिखाते हैं कि यूरोप में आके वो ब्रदरहुड जो ये अपने आप को कहते हैं, वो वो तरतीब देते हैं अरब ममालिक से, जो उस वक्त मतलब कि काफी एडवांस थे। वहां से ये उलूम लेके आए, और यूरोप में आके फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपना ब्रदरहुड बनाते हैं, और फिर हम रिवाइवल करते हैं। तो दरअसल ये रोजी क्रूशंस का मामला ये था कि अकल्ट सर्कल भी था, साथ में साथ ये चाहते थे कि रिवाइवल हो यूरोप के अंदर 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में। सॉरी रिवाइवल टू 16th अलूम का, यानी मुख्तलिफ जो फिलोसफी का रिवाइवल हो, उस वक्त जितने भी अलूम थे, आर्ट का रिवाइवल हो उसका। तो ये था। बाकी फिर इसकी पूरी एक हिस्ट्री है कि एक तरफ रोजी क्रूशंस थे, तो दूसरी तरफ आपके जो टेम्पलर्स थे वो थे, तो उनका एक पार्ट था फ्री मैसन्स उनका। तो खैर, आपने जो पूछा था उसका जवाब ये है कि आप ये है कि अब इसकी पूरी तशरीह करने के लिए ना काफी प्रायर नॉलेज भी चाहिए, तो वो लोग फिर अपने मुताबिक उसकी तशरीह कर लेते हैं तमाम चीजों को। सही है। अच्छा, एक्चुअली मैं, क्योंकि द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन लाइफ इज आई थिंक टाइम, वन ऑफ द मेन। तो वो आप लिमिटेड टाइम के अंदर वो हिस्ट्री के उन एंशिएंट स्कूल ऑफ थॉट्स को एक इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, एंड दैट्स वेयर देयर इज नीड ऑफ हिस्टोरियंस, या वो जो स्पेसिफिकली उन एंशिएंट स्कूल ऑफ थॉट्स को ओवरऑल, जिसे आपने कहा कि प्रायर नॉलेज लेके करते हैं, एंड दे शुड गिव अस द क्रक्स ऑफ दैट कि वो बेसिकली क्या था। क्योंकि डोंट यू थिंक कि दे माइट बी मोर सब्जेक्टिव और लिमिटेड ड्यू टू लेस एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, वो जो उस वक्त के लोग थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें मेरा एक जाती पर्सपेक्टिव है, शायद उससे अपना जाती पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि देखें, जब हेगल नहीं आया था, ठीक है, या अरस्तु की बात करते हैं, जब अरस्तु जो है वो, उससे पहले भी तो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस मौजूद थी ना, जो कि मैथमेटिक्स भी कर रही थी। तो क्या पता उन्होंने भी अरिस्टोटेलियन जो लॉजिक के 3 कवानीन है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, एक्सक्लूडेड मिडल है, नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वो जब नहीं थे, जब अरस्तु ने तख्लीक नहीं किए थे या उनको नहीं डिड्यूस किया था, तो तब भी जो है वो नहीं थे, वो अपना नहीं वजूद रखते थे। ये एक अहम सवाल है। और अरस्तु के बाद जो है हैगल बिल्कुल ही उलट 3 कवानीन दे दिए, तो क्या तब वो मौजूद नहीं थे? तो मेरे मुताबिक है कि वो थे भी और नहीं भी, क्योंकि हम एक कोई कांस्टेंट फ्लक्स में है, और इसमें चीजों को ग्रैस्प करना, एक बिल्कुल जो हमारी रियलिटी भी जो तश्कील हो रही है, वो भी मतलब कि टाइम के अंदर ही है। तो टाइम के ऑफ अंदर है, कोर्स। तो स्पेस के अंदर है, तो जारी बात है कि ये समझ लें कि टाइम के साथ साथ जो है वो चीजें तख्लीक हुई हैं। और ये कहना कि प्लेटो जो है वो कम, या जितने भी पुराने जो सेजिस थे या मिस्टिक्स थे या फिलोसफर्स थे, आज के हिसाब से उनके पास कम नॉलेज थी, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से ज्यादा थी, आज के हिसाब से बेशक कम हो, लेकिन उन्होंने हाँ, आज जहां बैठे हुए यहाँ उस इस जो हमारे पास ऑफ अभी कोर्स अलूम है, उसकी उनको तख्लीक फाउंडेशन की है। उन्होंने ही हाँ, फाउंडेशन, रखी है बिल्कुल नॉलेज में। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, और वो हम्म, देयर वाज अ कोट के ग्रीक्स आर नॉट ग्रीक्स वर नॉट दैट स्मार्ट बट दे वर जस्ट अर्लियर इन द हिस्ट्री। तो और वो हम्म, जब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होना शुरू हुई और सर्टेन नेशंस को ज्यादा एज था ड्यू टू देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर आप ओवरऑल देखें, वो क्या उसका नाम, इफ यू नो द नंबर ऑफ हाउ मच पीपल हैव लिव्ड सो फार, पीपल मीन होमो सेपियंस, तो अभी वो दूसरा
एग्जैक्ट नंबर ऑफ के वो पिछले कोई 2-3 हज़ार साल में कितने रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो पिछले 2 लाख साल से होमो सेपियंस की जब से आगाज हुआ है तो वो तकरीबन कोई 112 बिलियन का नंबर बताते हैं, इंक्लूडिंग दिस 8 बिलियन पीपल टुडे। तो मोस्टली इन पास्ट जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती थी और इंडिविजुअली रहते थे इन विलेजेस एंड ऑल दोस। तो वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर हमें नहीं मिलती, स्पेशली लेकिन अगर आप देखें बिल्कुल 1000-2000 साल से पहले चले जाएं। हम्म। लेकिन जैसे वो यंग नहीं कहता कि आर्किटाइप्स होते हैं एक, मतलब कि हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। हाँ हाँ हाँ, कलेक्टिव तो मेरे अनकॉन्शियस ख्याल से जैसे वो अहमद जवेद साहब की एक मैंने बात सुनी थी कि जो प्लेटो था या अरस्तु था, उनकी बात सही है वैसे, कि उन्होंने एक राहें तरतीब दे दी। यानी देखे ना, वोकैबुलरी भी वही है और जितने भी ये रूम है, तो मेरे ख्याल से ये शख्सियतें होती हैं ना, यानी ये ऐसी है कि जो पहले आ गया, हाँ उनके पास भी कुछ ना कुछ, उनके पास भी कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। और खास तौर पे वो इंसान के जो बिल्कुल भी उसके जहन में कोई कैस्ट ही नहीं है, मतलब कि उनके वो नहीं चाहता कि मैं रिसर्च करूं दुनिया क्या है, उसके पास ये है ही नहीं बिल्कुल। मतलब वो पैदा होता है और जो एक मतलब कि जो 8 अरब की आबादी है वो जैसी जिंदगी गुजार है उसी टू तरह नो। गुजार है, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसके पास कोई मतलब कि नहीं है, वो भेड़ बकरी की तरह उसने जिंदगी गुजार दी। और अक्सरियत ऐसे ही 100% ऐसी तादाद है। तो मेरे ख्याल से वो भी जो लोग होते हैं ना, वो भी यार ये उनकी भी 100 जो का कॉन्शियसनेस होती है, 100 का नंबर तो मैं नहीं एग्री करता, लेकिन एनीवे चले 99% कह लें। मे बी। हाँ, यार तो बाकी मतलब कि मुझे वो लग रहा है कि सिर्फ अब्दुल्ला और मुझ में डिस्कशन हो रही है, बाकी तो रिया भाई आप भी और मुसरत हाँ, भाई आप भी कुछ नहीं यार। बाकी लोग भी अस्सलाम वालेकुम आते हैं। यार मैंने जो हेगल के आपने एक वो आर्टिकल भेजा था उससे मैंने पढ़ा था, तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आई कि मतलब हेगल की लॉजिक को अगर थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकें। जी जी, क्या नहीं आपको समझ आया? मुझे तहरीर का उसमें नहीं याद। उसने उसने जो कहा था कि मतलब लॉ ऑफ आइडेंटिटी को उसने निगेट किया था, ये विद इन क्या नाम है निगेशन होती है उसके जो भी ए होता है, तो ये मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक है, यानी जो अरस्तु की जो वो लॉ ऑफ आइडेंटिटी का तो आपको पता है ना कि इज इक्वल्स टू ए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसकी निगेशन हेगल ने की थी। तो उसमें उसने दरअसल ये बात की थी कि यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स, या वो उसे कहते हैं आइडेंटिटी इन डिफरेंस। कि जैसे मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू ए को अगर हम किसी कंक्रीट उसमें लेकर आए एग्जांपल में, तो मैं कहूँगा कि मुसर्रत जो है वो मुसर्रत है। यानी आपका जो नाम है मुसर्रत यूसुफ जो है वो मुसर्रत यूसुफ है। और इससे भी मैं अगर एक कर लूँ कि आप क्या चीज़ है, आप एक इंसान है, ठीक है। तो इंसान हम्म इंसान के बराबर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम्म अरिस्टोटेलियन लॉजिक। लेकिन हेगल ये हम्म बात करता है कि इंसान एक इंसान ही है, तो बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। इसको वो कहता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप हम्म। जानते हैं ना, तजरीद का मतलब। जी जी जी, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी चीज की, बिल्कुल। यानी हम्म। जी, जैसे 100 चीजें हैं सुर्ख रंग में, तो उनमें जो हम एक एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो सुर्ख रंग है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट हैगल कॉमन ये, क्वांटिटी जो है वो रेड कलर होगा। हाँ, कॉमन जो है वो है, और आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये रेड कलर है। और रेड कलर इन इट सेल्फ जो है अपनी जात में नहीं नजर आ सकता, वो किसी चीज के साथ ही नजर आएगा कंक्रीट शक्ल में, क्योंकि अपनी जात में तो वो नथिंग है, रेड कलर। तो हेगल भी यही बात करता है कि जब आप कहते हैं ना कि ए इज इक्वल्स टू ए, तो बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है कि एक इंसान के बराबर है। हेगल कहता है कि जो मुसर्रत यूसुफ एक इंसान है, ठीक है। या मैं जब कहता हूँ कि हम्म जो है वो ये एक कुत्ता है, ठीक है, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट है हम्म भाई, ये तो एक बिल्कुल कोई एग्जिस्टेंस तो शो नहीं हो रही, बल्कि ये से तो मुझे पता लग रहा है कि ये एक जो है वो बीइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है हम्म कि ये एक कुत्ता नहीं है, बल्कि ये जो है वो मुसर्रत यूसुफ का एक कुत्ता है, या उसने पाला हुआ है, या उसका ये नाम है, ठीक है। तो जी दरअसल अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके सामने एक दरख्त है, तो आप कहेंगे, उसकी एक अपने लॉजिक में मिसाल है, आप कहेंगे तो दरख्त जो है वो दरख्त के बराबर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन अगर ये जी बात करता है कि ये गलत है, बल्कि जो दरख्त है वो दरख्त के बराबर नहीं हो सकता, बल्कि दरख्त नहीं है वो।
यानी जो यानी कि इन यानी कि जो जी जो मतलब जो भी ए है यानी कि दरख्त है वो आप अब बजाते खुद एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं रखता वो मतलब चीजें उसे मायने देती हैं जो उसके जो जिससे उसे रिलेट किया जाए। बिल्कुल ग्रेट। मतलब कि जो है वो दरख्त जो है वो दरख्त के बराबर नहीं है, बल्कि वो दरख्त जो है वो नॉट ट्री है, यानी ट्री इज ट्री नहीं है, बल्कि ट्री इज नॉट ट्री। यानी हेगल के नजदीक जो है वो इमीडिएट नॉलेज जो होता है ना किसी चीज का, कि मेरे सामने भी दरख्त है, तो दरख्त अपनी जात में मौजूद तो है, लेकिन मैं उस वो मतलब कि उसको मैं कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक इंसान के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ ना, हम लोग ही कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि दरख्त क्या है। तो दरख्त दरख्त नहीं है, बल्कि दरख्त जो है वो नॉट दरख्त है। नॉट दरख्त क्यों है, यानी नॉट ट्री क्यों है? क्योंकि मैं उस पर कंटेम्पलेट कर रहा हूँ। वो इमीडिएट नॉलेज उसका मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसे मीडिएट ना कर लूँ थ्रू जो आम अल्फाज में कह लें कि जो मेरी रीजनिंग है उसके तहत मैं उसके ऊपर जो मीडिएट प्रैक्टिकल अमल करता हूँ, मैं उसको छू के देखता हूँ। यानी ट्री इन इटसेल्फ वजूद नहीं रखता, बल्कि फॉर इटसेल्फ वजूद रखता है, फॉर इटसेल्फ, ये फॉर अपने मीडिएट लिए। इटसेल्फ मीडिएट से यहाँ पे अपने आपको लिए। क्या मुराद है कि हम्म। क्या मैं एज इट इज ट्री को नहीं जान सकता अंटिल कि मैं खुद ट्री बन जाऊं? नहीं, देखिए इसमें फिर उसकी पूरी फिलॉसफी है कि हम एक कुल के अंदर है ना, एक हाँ आइडिया है, हाँ उसकी तख्लीक वो दरख्त भी है, उसकी तख्लीक मैं भी हूँ। हाँ लेकिन मुझे अभी इसका इल्म नहीं है कि हम एक मतलब कि मैं जब दरख्त को देखता हूँ तो एक दरख्त एक एक्सटर्नल दरख्त है और एक मेरे जहन में दरख्त है जो मैंने उसे देखा। ठीक है, तो हाँ। एट दैट टाइम दो दरख्त तख्लीक हो गए, एक मेरे जहन का दरख्त है और एक सामने वाला दरख्त है, यानी एक्चुअली दो वो जो सामने मारूजात था तो तख्लीक हो गए। इट वुड बी मोर बेटर टू से वन द थिंग इन इटसेल्फ एंड द वन द थिंग एज वी परसीव इट। वो फॉर इटसेल्फ है जो मैंने कहा था। हाँ वो यानी कि द फॉर इटसेल्फ और एज वी परसीव इज आर द सेम थिंग्स ना। नहीं हाँ बिल्कुल, देखिए पहली नहीं, बात समझने की यह है कि एक आइडिया है, मतलब कि अब उस हाँ आइडिया की तख्लीकात हैं, ट्री है और एक रीजन है जो मैं हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मुझे इस चीज का तो इल्म नहीं है ना कि तमाम वहदत के अंदर है। तो जब मैं ट्री को अपने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बतौर अपने जहन का एक खासा देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये दरख्त है, एक मेरे दरख्त है जहन में है और एक बाहर इन इट सेल्फ है, और मैंने जो कहा कि जो मेरे जहन में है शऊर में वो फॉर हम्म, इट सेल्फ है। ठीक है, अच्छा अब ये दो मारूजात तख्लीक हो गए हैं। ठीक है, यानी दो मारूजात यानी दो समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स तख्लीक हो गए हैं, एक बाहर का ऑब्जेक्ट है और एक मेरे अंदर का ऑब्जेक्ट है जो मेरे जहन के अंदर है। हम्म। ठीक है, अच्छा अब ये दो मारूजात हैं, अब मैं इनको कंtemplate करता हूँ, लेकिन अभी मैं इस काबिल नहीं हुआ कि भाई जो दरख्त मैं सामने देख रहा हूँ वो दरअसल अलग नहीं है मुझसे, वो मेरा हिस्सा है। यानी जो मेरे जहन में एक जो मारूज तख्लीक हुआ है, हेगल ये बात करता है कि दरअसल वो जो आपके बाहर मारूज है उससे डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, ये जिसने आपने कहा है और कि हर चीज एक ही कैनवस का हिस्सा है, उसका नाम वो मी है या वो एक इंडिपेंडेंट आइडिया नहीं कहना, रखता? लेट्स से आइडिया। लेट्स कॉल इट आइडियल। ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि हेगल जो कि जो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है, अच्छा अब इसमें जब दो मारूजात तख्लीक हो जाते हैं तो उसके बाद ये फिर बात होती है कि वो मैं फिर चाहता हूँ कि भाई मैं जो ही उसका इल्म हासिल करता हूँ ट्री का, तो बाहर वाला जो मारूज क्रिएट हुआ होता है वो तब्दील हो जाता है। मैं उसके ऊपर अमल करता हूँ ना, उसको काट देता हूँ, उसका मैं एक तरह का दरख्त मैंने देखा, थोड़ा सा आगे गया तो दूसरी तरह का दरख्त सामने आ जाता है। ठीक है, तो वो जो मेरा जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है वो भी तब्दील हो जाता है, और उसकी वजह से मेरा जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है वो भी तब्दील हो जाता है। मैं जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता हूँ तो मेरा अपना इंटरनल ऑब्जेक्ट तब्दील हो जाता है। जब इंटरनल ऑब्जेक्ट को मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो बाहर का ऑब्जेक्ट जो है वो वो बाह्य का तब्दील ऑब्जेक्ट हो तब जाता तब्दील होगा कि जब मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन मैं उस पर अगर अमल नहीं कर रहा और जस्ट सिर्फ उसे परसीव कर रहा हूँ इन इट है। होल, तो फिर तो वो चेंज नहीं होगा। नहीं, फिर चेंज नहीं होगा, लेकिन अमल करेंगे ना। नहीं नहीं, वो अमल नेसेसरी तो नहीं है अमल करना। नहीं, देखें हिस्ट्री में तो हमने अमल किया है ना। मैं एक जनरल यानी बात देख, हाँ नहीं नहीं आप कर सकते, लेकिन मैं हेगल के पर्सपेक्टिव में कि जो उसकी फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है उसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि वो जो डील इस चीज से करती है कि किस तरीके से है मैं इस चीज का शऊर हासिल कर सकता हूँ कि दरअसल मेरे जहन का मारूफ और मेरा खारजी मारूफ एक ही इबादत का हिस्सा है, ये डुअलिटी इनमें नहीं है। तो वो फिर एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट नहीं कहता है कि जब ये दोनों वहाँ मुश्तरक हो जाते हैं। हम्म, और खुद जो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है उसमें भी चंद एक बातें हैं कि जो अभी
क्योंकि जो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है ना वो लॉजिकल एक्सेस है। मैं इस पे आपसे तो मजीद कम्युनिकेट करता हूँ। ज़िया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ अस्सलाम इन्होंने हाथ वालेकुम। करा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन शायद इससे रिलेटेड थोड़ा सा ना हो, थोड़ा सा हो बाहर से। सर अगर हम इस कायनात को एक मुकम्मल एक शऊर या कॉन्शियस के तौर पर लें, तो क्या एज ए इंसान हम उसका एक छोटा सा पार्ट होते हुए क्या इस एब्सोल्यूट ट्रूथ को कभी हम जान पाएंगे, चाहे साइंस हो या फिलासफी हो? क्या हमें उस क्वेश्चन का आखिर तक आंसर मिल सकेगा कि रियलिटी क्या थी, या हम पूरी ज़िंदगी फिलासफी और साइंस यही क्वेश्चन बार बार करते रहेंगे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? और ये कोशिश मतलब जिस तरह की यूनिवर्स एग्जिस्ट है इंसानों की, या अगर मतलब आगे से जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, यानी वो खुद तहकीक करती है या खुद वो रियलिटी क्रिएट कर रही है, जिस तरह आजकल वो जो हरारी भी कहता है, तो वो भी इसी तरह लगे रहेंगे? क्या लगता है कि क्या हमारा शऊर किसी वक्त इर्तिका पर पहुँच कर ये जान पाएगा कि रियलिटी या ये निज़ाम जो पूरी ये कासमास है ये क्या है, या हकीकत क्या है? मतलब ये मज़हब वाली बात ठीक है, या जो रैशनैलिटी जो फिज़िक्स कह रही है वो वाली बात ठीक है? तो इस पर ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम कभी जान पाएंगे? जी हसनैन भाई आप कुछ कहेंगे इसमें? यार, इसका जवाब अगर ज़िया भाई आपको मिलता तो मुझे भी बताइएगा। सर इसीलिए तो मैंने भी किया फलसफा ये मैं वो ब्लैक होल में भी देखता रहता हूँ ना, तो वहां भी सुनते रहता हूँ। ये मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी वैसे राय क्या है सर? जवाब तो नहीं है वैसे, आप तो है, आपकी राय इस पर क्या है सर? जाती राय बता दें हसनैन भाई। अ, असल में द थिंग इज के एक चीज तो ऑब्वियस है कि वी आर पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव सेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो लेकिन जिसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ हियर कि फॉर एग्जांपल ये वो कलेक्टिव सेट ऑफ एग्जिस्टेंस है कि अगर इस कलेक्टिव को अगर आप जान जाते हैं ना, तो दैट इज द लेट्स से दिस इज द दैट इज ऑल एग्जिस्टेंस। और अगर आप इसको ओवरऑल जान जाते हैं इस एग्जिस्टेंस के अंदर हर तरह के माइंड के, मैथमेटिक्स के, मैटर के, टाइम के, हर तरह के जो एपिस्टेमिक ठीक नॉलेज है, सारा इसके अंदर आ गया लेट्स से। लेकिन द थिंग इसके हम इंडिविजुअली, जिसे अब्दुल्ला ने पहले वो कांट को बताते हुए कहा कि कांट ने किस तरह से हमें वो आइडेंटिफाई किया कि वी आर सब्जेक्टिव बीइंग्स इनसाइड दिस होल एग्जिस्टेंस। तो लेट्स से कि ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, तो उस ठीक या कह लें कि उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एक जो है ना स्टेट ऑफ स्पेक्ट्रम है कि उसके पास सिर्फ इतना ही उसका स्कोप है, लिमिटेशन है। तो देर इज अ ह्यूज अननोन अननोन जो उसके बाहर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अनटिल कि आप उस पूरे को ओवरऑल कवर नहीं करते हैं, दैट इज नॉट मतलब कि अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर लिमिटेड सेल्फ। उसके लिए इंडिविजुअली कोई एक पर्सन शायद उसको उस पूरे एब्सोल्यूट ट्रूथ को ना जान सके, उसके कोर को मे बी जान सके, बट आई थिंक इट इज अ लॉन्ग जर्नी येट। अच्छा सर, सर मेरा थोड़ा सा साथ ही कमेंट है, क्या क्या हमें किसी वक्त जाकर अगर जो दूसरी स्पीशीज जहाँ ज़मीन पर मौजूद हैं, यानी सैपियंस के अलावा, अगर उनके साथ हम किसी वक्त कनेक्ट कर पाए, चाहे जितने भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, वो जितने भी बेबस से लेकर बड़े बड़े जानवर हैं, अगर उनके साथ हम किसी लेवल पर अगर कनेक्ट कर पाए तो उनको भी यही सिस्टम ऐसे ही समझ आ रहा हो। इस तरह रसल वो कहता है था ना कि वो उसने मिसाल दी थी कि वो उस वक्त ट्रेन गुजरती थी यूरोप में, तो वो कहता था गाय समझ रही है कि मेरी वजह से ये गुजर रही है। मतलब अगर किसी वक्त उनके साथ हम कनेक्ट कर पाए तो उन तो क्या कभी वक्त आ सकता है कि वो भी हमें कुछ दूसरी मखलूक़ात से भी हमें कोई ऐसा मिल सके? क्योंकि हम तो अब खुद को कह रहे हैं कि हम शऊरी तौर पर आगे जा चुके हैं, लेकिन उनके पास एक नहीं लेवल नहीं नहीं तक नहीं, तो हम कहाँ पे आगे जा चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये वेबसाइट मैंने शेयर की थी आपको ग्रुप के अंदर। तो ठीक onezoom.org, दिस इज द होल ठीक ट्री ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग हेयर ऑन अर्थ। बेसिकली ये इसके ऊपर ईच जो इसका लीव है दैट इंडिकेट्स अ स्पीशीज, और आपको पता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ सच स्पीशीज।
तो जिसमें से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आते हैं, यूकैरियोटिक फिर फर्दर यहाँ पे आते हैं एज इट इज। अब अगर इसके अंदर ये आपको क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है। अगर इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये मैंने क्लिक किया एंड नाउ यू सी कि इस ट्री के अंदर हमारा जो ह्यूमन स्पीशीज का जो पत्ता है वो कहाँ पे है। एंड नाउ सी, दैट इज हाउ टाइनी वी आर इन दिस होल ट्री ऑफ लाइफ। तो और वो जो हमने अभी सिर्फ क्या उसका नाम है, कोई कुछ लाख साल पहले हम जो है वो अलग हुए हैं बाकी अपने एनिमल्स जो स्पीशीज हैं। तो ये तो एक चले एंथ्रोपोलॉजिकल या बायोलॉजिकल वे है। इवन ये जितनी भी लाइफ है दैट इज ओनली कार्बन बेस्ड लाइफ है। कार्बन इज जस्ट कार्बन जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, दीज आर जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो वी कैन नॉट से दैट इज द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ इवन। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उस होल एग्जिस्टेंस को हम खुद जान सकते हैं? द थिंग इज के व्हाट वी कैन डू इज के ट्राई आवर बेस्ट टू इनहेंस या आवर क्या उसे कहते हैं, हमारे जो नॉलेज का जो स्पेक्ट्रम है। फॉर एग्जांपल कमिंग बैक टू हियर, व्हाट वी कैन डू इज लेट्स से कि ये एक इंडिविजुअल की जगह इंटर सब्जेक्टिव स्पेक्ट्रम है जो हमारे टोटल इंसान जो है वो मिलके जो एक नॉलेज जो है वो इकट्ठा करते हैं। लेट्स से द कलेक्टिव ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो एक इंटर सब्जेक्टिव स्पेक्ट्रम होगा दैट वुड नॉट इटसेल्फ बी ऑब्जेक्टिव इवन, लेकिन स्टिल व्हाट वी कैन ट्राई इज कि हम इस अपने स्पेक्ट्रम को जो है ना वो बड़ा कर सकें उस एग्जिस्टेंस के अंदर। बट फॉर इट टू बी टोटली ऑब्जेक्टिव वी हैव टू इनकम्पस द होल एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। और आई डोंट नो कि वो किस तरह से होगा, क्योंकि हमें ना सिर्फ ये कि वो लेट्स से कि इवन यू फाइंड सम क्या उसका नाम है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इन फिजिक्स, तो वो एक इक्वेशन होगी। बट कैन यू रियली मतलब कि कैन आवर ब्रेन आवर माइंड्स कैन रियली कंप्रीहेंड दैट सिंगल इक्वेशन? तो आई डोंट थिंक कि ईच हमारे जो सब्जेक्टिव माइंड्स है वो पूरी तरह कंप्रीहेंड कर पाएंगे एग्जिस्टेंस को। तो ये एक कलेक्टिव जर्नी है, लेट्स सी के क्या होता है। बट अब्दुल्ला आपका क्या राय है? देखिए इसमें मेरी एक पर्सनल है, मतलब कि मैं सवाल दोनों से करना चाहता हूँ, हसनैन भाई से भी और मुसरत से भी, कि जब हम कहते हैं कि एक अननोन है लेकिन इसका एक हिस्सा नॉन भी तो है ना। तो जब जैसे मैं कहता हूँ कि ये सेब है, अब इसके पसे पुष्ट मुझे इस बात का नहीं पता कि ये क्या है असल में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए। तो जब मैं कह रहा हूँ कि सेब को ऐसा होना चाहिए तो वो जो अननोन है वो तो बिल्कुल हट जाता है। फिर तो जो मेरे मुताबिक होना चाहिए जो कि नॉन है सिर्फ वही सामने है ना, उसकी मैं तहकीक कर सकता हूँ। फिर ये कि उसी की तरफ ही मैं, फिर वो ये नहीं होगा कि मैं अननोन की तरफ कह रहा हूँ, बल्कि मैं नॉन की, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ कि इसे होना चाहिए उसी की ही रिसर्च करूंगा। फिर उसका जो अदर एस्पेक्ट है कि जो मेरे से नॉमिना है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस तक तो हम मतलब कि जब हम तरक्की करते हैं तो हम नॉमिना की तरफ नहीं जा रहे होते, बल्कि हम उसी वो जो एक ऑब्जेक्ट है उसी की मजीद तहकीक करके उसकी गहराइयों में उतर रहे होते हैं। डोंट यू सेब थिंक सेब अपनी हम जात में क्या है मुझे उसका तो नहीं पता, लेकिन सेब ऐसा होना चाहिए उसका पता है। मैं उसके हाइब्रिड सेब बीज ऐसा भी होना तैयार चाहिए कर जिस सकता तरह हूँ। से हम सेब को परसीव कर सकते हैं, बस वही हमें पता है। तो हाँ लेकिन द थिंग इज कि बिल्कुल। वो जो नॉमिना है दैट इज बेस्ड ऑफ द फिनोमेना ना। द थिंग इज दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट समथिंग के इनके दरमियान इवन कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं है या कोई और रिलेशन नहीं है। तो दीज themselves आर इंटरकनेक्टेड कंप्लीटली। जस्ट हमारे जो सब्जेक्टिविटी है वो उस नॉमिना को परसीव नहीं करती। नहीं, लेकिन मेरी जाती राय ये है, क्योंकि फिर जो है वो फिरते ने जो तनकीद आके आगे कान पे करते, तो वो कहते हैं कि जब तुम ये बात कह रहे हो कि ये मुझे दरख्त नजर आ रहा है और ये अपनी जात में कि मुझे इस वाले से नजर नहीं आ रहा, बल्कि जो है वो ये इसे ऐसा होना चाहिए मेरे सामने मौजूद है, तो फिर थिंग इन इटसेल्फ या नॉमिना का तो मामला ही अलग हो जाता है। और जिसको आप कह रहे हैं कि मतलब कि जो नॉमिना है कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है अपीयरेंस को या फिनोमिना को,
तो मेरे मुताबिक जो मेरी स्टडी है वो दरअसल आर्केटाइप्स है। हाँ। यानी मैं कह रहा हूँ कि जो मैटर है उसके ऊपर माइंड का एस्पेक्ट है, वरना पहले मैं बहुत पक्का जो मटेरियलिस्ट था। और लेकिन अब मेरा जो पिछले करीबन समझ लें कि 1.5 साल से मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चंद एक आर्किटाइप्स हैं, कि जैसे अभी बात हो रही थी कि जो प्लेटो हमसे ज्यादा, यानी प्लेटो ने एक आर्किटाइप्स तरतीब दे दी है, अब हम उन्हीं के अंदर ही मजीद स्टडी कर सकते हैं। यानी जब भी मैं कोई चीज तख्लीक करता हूँ तो फिर बस वो समझ लें कि वो एक नहीं कहते कि पिन लग जाती है और उसके आगे फिर मतलब कि आसपास की तमाम चीजें डल हो जाती हैं और फिर वो एक एस्पेक्ट खुल जाता है, फिर उसके आगे मैं मजीद तहकीक करता हूँ। यानी इंसानी जो दिमाग है वो रियलिटी को तख्लीक करता है, लेकिन इन सक्सेसिव मोड के अंदर के तारीखी अंदाज में, हिस्टोरिकल वे में। तो जब मुसरत भाई ने जो सवाल किया तो भाई असल बात यह है कि कोई एक, यानी फिलॉसफी सिर्फ आपको रियलिटी नहीं बता सकती, ना ही साइंस बता सकती, ना ही रिलीजन, बल्कि अपने मुताबिक तमाम चीजें जो है वो सही हैं। अहम जो बात हमें करनी चाहिए ना, जो कि बात नहीं होती, वो है कि उनका किरदार क्या है और दरअसल वो कौन सी कुव्वत है कि जो इस एवोल्यूशन को तरतीब दे रही है। जो असल चीज क्या है वो आप ये कुछ है। कहना चाहते हैं मजीद? जी, अच्छा है, ख्याल से अभी काफी टाइम भी हो गया। हाँ, ज़िया ने हैंड रेज़ किया हुआ था, तो आइए जस्ट आस्किंग। जी, आपने कोई इजाफा करना है? वेलकम अहमद। जी, अच्छा, तो खैर, द थिंग इज़ के वो अब्दुल्ला आपने एक्सप्लेनेशन तो दी, लेकिन उसके अंदर मुझे थोड़ी-सी जो है ना वो डिसकनेक्टिविटी नज़र आई। आई मीन कि फिलॉसफी जो है वो हमें नहीं बता सकती, या साइंस। आई थिंक दीज़ आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ नोइंग या प्रैक्टिकली चेंजिंग स्टफ। फॉर एग्जांपल फिलॉसफी, और वो आपने अच्छा इंडिकेट किया था प्रीवियसली कि साइंस के अंदर कोई कंटेम्पलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि एक्चुअली लेट्स सी कि लेट्स से कि देयर इज़ बेसिकली ये सेंसरी डाटा है, और उस सेंसरी डाटा के ऊपर जो साइंस है वो सिर्फ उसके ऊपर मॉडलिंग करती है कि अच्छा इस ये पूरा जो इसमें से हमने लेट्स से कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कौन से कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो जो है ना वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली साइंस इज डूइंग। ऑन द अदर हैंड जो फिलोसफी है वो इज मोर कलेक्टिवली एक कंप्रिहेंसिव कंटेम्पलेशन का वे है, जिसके लिए वो एक बड़ी खूबसूरत टर्म थी एक प्रोफेसर की, कि philosophy is an effort to contemplate over anything and to कि उसको जो है वो ओवरऑल आप एक कोलेक्टिव एग्जिस्टेंस के अंदर वो एग्जैक्ट किस जगह पे वो चीज़ है, और वो चीज़ अपने अंदर उसकी जो है ना वो डेप्थ तक पहुंचना, कि वो चीज़ अपने अंदर क्या है, वो पूरे रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस के साथ किस तरह से रिलेट करती है। तो उसके हवाले से एक एफर्टफुल कंटेम्पलेशन का नाम फिलॉसफी है। तो वेल नहीं दीज टू देखिए, दीज बोथ आर बिल्कुल। जस्ट हम्म, एपिस्टेमिक वेज टू नो समथिंग या टू बी बेटर इन नोइंग। बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, यानी आपके नज़दीक साइंस अलग है और जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो अलग है, और इसके अलावा जितने भी रिलीजियन कहा और इसके अलावा आर्ट है, ऑफ कोर्स दे तो आर नॉट डिफरेंट, बट जस्ट उनके जो है एपिस्टेमिक बुनियादी जो है वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट नजर आते हैं, या एटीट्यूड और वो चीज़ें। बिल्कुल सही है, लेकिन देखें इसको फिर मजीद कम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिस्टमेटिक थिंकिंग करना चाहते हैं ना, सिस्टमेटिक थिंकिंग, तो उसके लिए लाजमी है कि कोई भी जो सोचने वाला बंदा है ना, वो मतलब कि उसमें मसला ये आ जाता है कि जैसे प्लेटो जब एक सिस्टमेटिक थिंकर जितने भी है ना, तो एक उनके डॉट कनेक्ट करने के लिए ना एक ऐसी चीज उन्हें, जैसे अब हैगल जो है एब्सोल्यूट आइडिया की बात करता है, ठीक है,
और इसके अलावा जो है वो प्लेटो जो है वो कोई फॉर्म्स की बात करता है, डुअलिज्म की बात करता है। उसके नजदीक उसके अलावा हेगल जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो डुअलिज्म का कायल नहीं था। तो मेरे ख्याल से तमाम चीजों को एक करके और उनकी हदबंदी करके कि एक खास जो मॉडल हम तरतीब दें, तो उस मॉडल के अंदर हर एक चीज की मतलब कि क्या जगह है। अच्छा, अब जब हम जगह को डिफाइन करते हैं ना, तो वो जैसे मैंने कहा कि एक बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कोर कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम चीजों को समझ लें कि वेग कर देता है या धुंधला देता है एक तरह का कि जैसे मतलब कि वो हैगल मतलब कि एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आएगा, प्लेटो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आएगा। लेकिन जहां तक फिलोसफी की बात है, जैसे देखें अभी सेब की मिसाल ले लेते हैं, तो हमारे पास 10 सेब हैं, ठीक है। तो 10 सेब अगर बायोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे या जो केमिस्ट है, वो उनके अंदर से केमिकल कंपाउंड्स को निकालेगा, उनसे कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बना लेगा। बायोलॉजिस्ट जो है वो उसके अंदर से न्यूट्रिशंस की क्या तादाद है वो, और उसके इंसान पे उसके क्या असरात हैं वो देख लेगा। इसके अलावा जो फिजिसिस्ट है वो एटम्स की बात करेगा, उनके नजदीक जो है चीजें। लेकिन जो एक फिलोसफर है ना, उसकी थिंकिंग बहुत मुख्तलिफ होती है। यानी देखें, ये इतना एक फैसिनेटिंग आइडिया कि कभी आप उसको बैठ के गौर से सुने कि 10 सेब हैं, अब वो तमाम को मैं देख रहा हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज को देख रहा हूँ, उनमें कॉमन चीज है जो कि सुर्ख रंग है, जो मैंने वैसे कहा। आप एक दफा जरा ध्यान में करके देखें, अगर इस पे हम ज्यादा गौर करें कि वो रेड कलर इन इट सेल्फ मतलब कि वजूद ही नहीं रख सकता बगैर किसी मैटर के। तो ये अपने आप में इतना एक फैसिनेटेड आइडिया है कि बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है कि फिर कहाँ है रेड इन इट सेल्फ, जो कलर है वो कहाँ पे फिर वजूद रखता है, कहीं पर तो वजूद रखता है। या वो हमारे सिर्फ मेंटल मेंटल दो ही हवाले हो सकते हैं, या तो वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है हमारी हमारी ठीक है। लेकिन हमने कहा कि नहीं जी, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो रेड इन इट सेल्फ वजूद ही नहीं रख सकता, तो फिर वो कहाँ पे है। तो मतलब कि जो फिलोसफी है, उसका फिलोसफर का काम ही होता है कि वो मैथमेटिक्स पर भी बात करने का अहल होता है, बायोलॉजी पे भी बात करने का अहल होता है, वो अपना पर्सपेक्टिव देने का अहल होता है। वो अपने आप को नहीं कहता कि मैं बायोलॉजिस्ट भी हूँ या और भी कुछ हूँ, वो अपना पर्सपेक्टिव देता है। पर्सपेक्टिव के बाद वो उन बुनियादी अनासर की तरफ जाता है कि जो तमाम मुश्तरक हैं, और उन अवामिल को आपस में जोड़ने के लिए एक मॉडल तरतीब देता है। और उस मॉडल के अंदर के जैसे मैं कि हर फिलोसफर एक अपनी चीज लेके आता है, तो उसमें उसकी हिस्ट्री भी होती है और उसकी अपनी भी कुछ बातें होती हैं। तो एक फिलोसफर का ये काम होता है। तो एक फिलोसफर को ये चाहिए कि वो एक मॉडल तरतीब दे, और उसके बाद हर एक चीज की, जैसे हैगल ने किया कि रिलीजियन को भी वो निगेट नहीं करता, ना आर्ट को निगेट करता है। उसका जो मॉडल है, ठीक है, कि एक डायलेक्टिकल मॉडल, उसमें उसने एक हिस्सा बनाया और कहा कि ये एब्सोल्यूट नॉइंग तक पहुंचने के लिए समझ लें कि एक रास्ता है और उसके अंदर रिलीजन भी आता है। तो उस पर्सपेक्टिव में मैं ये बात कर रहा था कि कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। हमें क्या चाहिए कि वो मुख्तलिफ ऑफ इंसानों के कोर्स लिए है, मुख्तलिफ एक्चुअली इंसानों के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं। अब हर किसी के लिए तो फिलोसफी नहीं है, या हर किसी के लिए तो जो ये नहीं है कि वो मतलब कि रिलीजियस स्कॉलर बने, या हर किसी के लिए तो नहीं है कि वो साइंटिस्ट ही बने। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं। असल काम ये होता है कि उनकी जगह तय की जाए कि उनकी जगह क्या है। ऑफ कोर्स तो ये है कि अगर हम एक सिस्टमैटिक थिंकिंग करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जी सर, क्या कहना चाहते हैं यार? आप अपना माइक ओपन करके बस बोलना शुरू किया करें। हाँ, बोल दिया करूँ। ये हैंड रेजिंग वाला मामला जो है ना, ये सर मैं सर क्वेश्चन ये है और कमेंट पे है कि जितने भी चीज़ों को हमने वजूद दिया, हमारे सामने जितने भी हमें चीज़ें नज़र आती है, चाहे मैं ट्री पत्थर हैं या कुछ जानवर हैं या दरख्त हैं या इंसान हैं या कलर्स हैं या शेप्स हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या इनका थोड़ा सा कोई आइडिया हमारा इनेट हमारे बाई बर्थ पहले भी हमारे शोर में था, या जब हम इधर हमारी पैदाइश हुई और हम इस दुनिया में आए तो फिर हमारे जो ब्रेन है उसने चार या पांच हवास हैं उनके ज़रिए पहले उनका सेंस लिया, फिर उसने इन चीज़ों को वजूद देना शुरू किया, या इन पहले भी हम कोई चीज़ लेकर आए थे? तो कैसे हम कहते हैं ये दरख्त खड़ा होता है तो हम इसको कह देते हैं ये दरख्त है? तो पहले भी कोई कनेक्टिविटी होगी कि हमारी वो थ्योरी ऑफ जो थी उसकी फॉर्म्स थी अरिस्टोटल की, क्या वो कहता था ना कि हमें अक्स चल रहा है, शायद कोई असल मूवी को पीछे से चल रही है? क्या इस तरह कोई ऐसी चीज़ है आपके ख्याल में? सर ऑफ कोर्स वो जो कहते हैं कि बिल्कुल ही जो हमारा माइंड है दैट इज अ ब्लैंक स्लेट। तो अगर ऐसा होता तो उस हर एक की जो चाइल्डहुड या नर्चरिंग या जो भी उनका अर्ली इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है, तो वो ठीक हर है। एक के जो वो फंडामेंटल कंसेप्ट चेंज होते हैं। लेकिन
आपके लिए भी 2 + 2 4 है, मेरे लिए भी है। आपके लिए भी जो है वो एक शेप की जो वो ट्री की जो शेप है एक सर्टेन फॉर्म में, और आप कहीं भी और ट्री देखेंगे तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस इज अ ट्री एंड दैट इज अ गोट। तो ठीक वो जो हमारे मतलब कि इट इज एक्चुअली पार्शल के हमारे जो फंडामेंटल हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, या हमारे जो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है यूंग की, या वो चीजें थ्रू बर्थ हम जो है वो इनहेरिट करते हैं एक्चुअली। ठीक। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारी नर्चरिंग होती है तो बहुत माइल्ड चेंज होता है जो लेटर ऑन आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हम चीज़ों को वजूद दे रहे हैं, या यानी हमारा शूर वजूद दे रहा है, तो वो ये 5 हवास के जरिए हमारा यानी ब्रेन या जो उसको शूर हम कहें वही यार वो प्रोसेस। चीजों को वजूद जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू तो नहीं देते, चीजें तो ऑलरेडी बाहर एग्जिस्ट कर रही हैं, हमारे सेंस ऑर्गन तो नहीं जस्ट सर, हमें उसका डाटा देते हैं। अगर अगर आप देखें इस यूनिवर्स में बिल्कुल एक दफा कोई भी ऐसी एक सेंटिएंट बीइंग जो कॉन्शियस बीइंग बिल्कुल खत्म हो जाए, तो फिर भी चीजें एग्जिस्ट करने के लिए तो कुछ एक शऊर तो चाहिए ना, जो कहे कि ये मौजूद है। वैसे कैसे चीज मौजूद है जब कोई कहे भी नहीं, मतलब उसको एक वजूद देने के लिए तो एक शऊरी यार चीज तो चाहिए। असल में शायद जो है ना वो आप कंफ्यूज कर रहे हो टू एग्जिस्ट एंड टू बी परसीव्ड। तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन के अंदर ये चीज शामिल है कि उसे लाजमी ही परसीव किया जाना चाहिए? नहीं सर, नहीं, फर्स्ट सपोज आप कहें कि इस दफ एक दफा अर्थ पर न कोई एक सेंटिएंट बीइंग यानी शऊर वाली कोई चीज नहीं है, हम्म। तो फिर वजूद को कैसे हम कहेंगे कि ये वजूद रखता है, ये जमीन वजूद रखती है, पहाड़, समंदर या जितनी भी चीजें, ये गैर मादी चीजें कैसे वजूद रख सकती है? उसके लिए कोई एक शऊर तो होगा ना कि वो कहेगा कि लेट्स सी इवन कि हम वो कंक्रीट वे में हम उसको भी खत्म कर देते हैं कि कोई भी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टोन समवेयर, एक कोई पत्थर है, तो क्या अगर उस पत्थर के साथ कोई भी और सब्जेक्ट हो, कोई भी यानी कि कॉन्शियस बीइंग हो अकॉर्डिंग टू योर टर्मिनोलॉजी, अगर उस पत्थर और उस कॉन्शियस बीइंग का इंटरेक्शन होता है तो ठीक। विच मीन्स के वो पत्थर जो है वो परसीव हो जाएगा, ऐसे ही है। जी जी ऐसे। अगर वो पत्थर जो है वो पोटेंशियल रखता है कि जब भी कोई कॉन्शियस बीइंग जो है वो उसके इंटरेक्शन में आएगी तो वो चीज परसीव हो जाएगी, तो क्या वो पोटेंशियलिटी जो है वो काफी है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, या जब तक वो पोटेंशियलिटी अपनी वो काइनेटिक में या वो एक्चुअलिटी में तब्दील नहीं होती तब तक वो आप कहेंगे कि नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं सर, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जितने भी वजूद हमें आसपास नजर आ लेट्स रहे से हैं कि उस कोई भी कॉन्शियस बीइंग नहीं भी है अभी तक, और इवन अभी सिर्फ जो है वो यूनिवर्स में कहीं भी लाइफ नहीं है, लेकिन क्या उसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर कोई भी सेंसरी डाटा लेने वाला या इवन कोई भी किसी भी किस्म की लाइफ जो अगर वो उसके इंटरेक्शन में आ जाए किसी भी टाइम में तो वो फौरन परसीव हो जाएगी वो चीज? सर, लेकिन उसके लिए चाहिए तो सही ना, वैसे तो क्योंकि जो नॉन बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है वो तो ऐसे पड़े, पत्थर है तो पड़े रहेगा, उसको तो कौन कहेगा? पत्थर को कहने वाली चीज तो चाहिए ना कि ये है। यार जी भाई। कहने वाली चीज आपका और कहलाने वाली चीज दोनों ही चाहिए टू इन द फिनोमेना ऑफ परसेप्शन बट नॉट इन द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस। अब्दुल्ला क्या आप इसको वो कर सकते हैं क्लैरिफाई? मेरे मुताबिक ये है कि अपनी जाती राय में कि आप ये कह सकते हैं आपके या इंसानी जो रीजन है उसके वजह से जो चीजों को हम एक एग्जिस्टेंस देते हैं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जात में मौजूद रहेगी। यानी दरख्त मौजूद रहेगा अपनी जात में, पूरी कायनात मौजूद रहेगी, लेकिन एक जो रीजन है, जो एक ह्यूमनली पर्सपेक्टिव है वो उस वाले से खत्म हो जाएगा। क्या ठीक। जो तो आपके चीजें तो अपनी हाथ में जात में मोबाइल मौजूद है, रहेंगी। क्या जो आपके पास मोबाइल है या अगर वो हम में से कोई नहीं देख रहा और सिर्फ आप परसीव कर रहे हैं, हम नहीं परसीव कर रहे, तो क्या हम्म। हमारे लिए आपका मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता? तो अगर यानी आपको जो कॉन्शियस है वो नहीं समझ रहा कि इसके पास मोबाइल नहीं है, तो लाजमी बात है आपके पास मतलब नहीं होना चाहिए कि आप तो कहेंगे इसके पास मोबाइल नहीं है। नहीं तो नहीं 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 नहीं। एग्जिस्टेंस देने के लिए तो कोई एक शऊर तो चाहिए ना कि वो मतलब। यार वो आप उसकी डेफिनेशन के अंदर आप इम्पोज कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन में शामिल है कि वो, लेकिन
एग्जिस्टेंस की एक्चुअली डेफिनेशन जो है वो इतनी वो इन इटसेल्फ वाली है कि व्हेन दिस थिंग एग्जिस्ट्स तो वो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो उसके लिए कोई परसीवर हो या ना हो। उसके पास इवन पोटेंशियलिटी तो है ना कि अगर कोई उसके साथ इंटरेक्शन में आएगा तो वो परसीव हो जाएगी, या वो काज एंड इफेक्ट की पोटेंशियलिटी उसके अंदर है या व्हाटएवर। तो इन दैट केस हम वो डिस्टिंग कर सकते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक। अच्छा मेरे हेलो, ख्याल मेरी से आवाज जरा आ आप रही ना है? दो चीजें और हैं। जी अहमद आपकी आवाज आ जी रही है। बोले। ये मेरा ये जो हेगल लॉजिक में इसका मतलब हम इसे मतलब जिस तरह वो लॉजिक के लॉज होते हैं मैथमेटिकली सिंबलाइज करके, इसकी कोई ऐसी फॉर्म भी है या सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्शन में ही पाए जाते हैं ये हेगल के लॉज? नहीं नहीं, कंक्रीट पहलू हेलो। जाहिर सी बात है। उस जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी जी नहीं, बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो मार्क्स ने फिर स्टडी की उसको इकोनॉमिक्स के अंदर, उसने दिखा दिया कि वो उसके जो लाज हैं वो कंक्रीट फॉर्म में हैं। और ख़ास तौर पे भी मैथमेटिक्स के अंदर भी लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। जो उसकी क्रिटिक है वो खुद कंक्रीट फॉर्म में मौजूद है, उसने मिसालें दी हैं। बाकी जी। ठीक है कि फिलॉसफी और एक एब्स्ट्रैक्ट इस नहीं है वो उसकी। जी इससे इसमें एक बात, वो जो कर्ट गोडल का एक थ्योरम कहते हैं, कोई भी मतलब मॉडल होता है, लॉजिकल मॉडल होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, उसने साबित किया था। तो क्या मतलब ये इस पे भी अप्लाई होता है? हाँ, वो तो हर चीज में देखें, वो तो इनकम्प्लीटनेस जो थ्योरम्स साबित किए थे गोडेल ने रसल पे, तो बिल्कुल ठीक है। वो तो उसकी हाँ। बात मैथमेटिकल, वैसे भी हर चीज जो है वो किसी को परमानेंट तो नहीं है, कांस्टेंट फ्लक्स है, चेंजिंग है, बिकमिंग है। वो अपनी जो अपना वजूद तो चीजें बरकरार रखती हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। ठीक है, तो अभी जो ज़ियाद लेकिन मैं भाई बात कर रहे थे, जी मैं पहले उनका एक मिनट जवाब दे, वो फिर बात ताकि मैं जी जी खत्म जी कर। देखें, जी। अगर आप सुन रहे हैं ज़ियाद, तो देखें बीइंग जो कि वजूद है, मैं इस चीज को नहीं छेड़ना चाह रहा था, तो टेक्निकल बात है कि बीइंग और एग्जिस्टेंस दोनों में फर्क है। ठीक है, वजूद और मौजूद में फर्क है। तो जो एग्जिस्टेंस है ना किसी भी चीज की, वो एक इंसान ही देता है कि एग्जिस्टेंस है। जैसे एक रीजनिंग है, यानी मैं एक इंसान हूँ, तो मेरे लिए खास पर्सपेक्टिव है ट्री का। ठीक है, तो वो हस्ती है मौजूद, यानी मैं उसे एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, तो उसकी एग्जिस्टेंस मेरे लिए है या नस्ल इंसानी के लिए है। आप कह रहे हैं ना कि अगर नस्ल इंसानी गायब हो जाए तो वो चीज वजूद तो रखेगी, और वजूद जो है यानी जो बीइंग है उसका बाकायदा ताल्लुक है वट इट इज, यानी उसका मामला ये है कि ये चीज है क्या। तो वो चीजें वजूद तो रखेंगी लेकिन वो मौजूद नहीं होंगी। एक पर्सपेक्टिव, यानी एक पर्सपेक्टिव है हमें ना, कि आप जो कह रहे हैं कि एक आपके हाथ में मोबाइल है, तो अगर आप ना हो तो आप वो चीज तो मौजूद होगी, लेकिन उसको आप कोई पर्सपेक्टिव देने वाला नहीं होगा। या खैर मोबाइल तो खुद यार इंसान नहीं बनाया बेसिकली ना, आप उसके नेचर लिए में कोई चीज ले लें, एक आई ट्री थिंक जैसे उसके लिए है, तो ट्री को, वजूद और ट्री जी ट्री जी को अब जो बताओ। है वो आप, ट्री को जो है आप देखते हैं तो उसको कोई आप मानी देते हैं, तो वो उसको एग्जिस्टेंस आप ले, पर्सपेक्टिव आपने उसे दे दिया। आप नहीं होंगे तो वो अपने वजूद में तो बरकरार रहेगी, लेकिन वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगी कि उसको कोई कॉम्प्रिहेंड करने वाला नहीं है, उसकी कोई तफहीम करने वाला नहीं है। इसका एक ही जवाब भी है। तो यार आई थिंक इसके लिए एग्जिस्टेंस, वजूद और मौजूद की जो टर्म्स हैं वो तो हैं ही, तकरीबन एक ही उनका मादा है ना, वाजदा अरबी में जो उसका मादा है नहीं, तो बेसिकली हैगल ने देखे, हैगल ने इसको भी किया, देखे क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज ये भी दोनों, लेकिन इसको भी उसने अलग किया कि क्वालिटी में और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। और इसी सही तरीके से जो आप बीइंग आई है मीन जिसे हम बेसिकली वजूद कह वो रहे हैं, और मामला सारा एग्जिस्टेंस वही है। है। आई थिंक बेसिकली वही बात है कि एक एग्जिस्टेंस है और एक परसेप्शन है उस चीज की कि वो किस तरह से वो अगर परसीव होती है या नहीं होती। वैसे ये जो वजूद है ये भी बेसिकली वो अरबी का वो मादा, मुझे याद आ रहा है कि वाजदा है, कि वाजदा का मतलब होता है कि उसने पाया, यानी कि उसने उस चीज को इस तरह से परसीव किया या पाया। वाजदा जो वजूद वजदन फहुवा वाजिद। तो ठीक है, वो मतलब कि उर्दू के अंदर तो मैं एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी शायद ना दे पाऊँ, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो आई वो दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जिस्टेंस एंड परसेप्शन।
तो यानी वो वजूद से एग्जिस्टेंस मुराद तो वो ये है रह कि ही रही। मतलब कि बीइंग जो है वजूद से मुराद ये है कि वो चीज मौजूद तो है लेकिन वो क्या है अभी मुझे इसका इदराक नहीं हुआ। यानी मेरी फिक्र जो है वो इस बात का तो इस बात की तरफ तो है कि कोई चीज मौजूद है। यानी मेरे सामने जो है एक ट्री मौजूद है लेकिन वो है क्या चीज अपनी जात में वो मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ, उसके लिए फिर मैंने एग्जिस्टेंस उसको है। परसीव नहीं किया और उससे हैगल क्योंकि कम्प्रीहेंड नहीं देखिए किया। हैगल शुरू करता है बीइंग से और एग्जिस्टेंस जो है वो आगे जाके कोई 20-25 कैटेगरीज आ चुकी होती हैं और फिर एग्जिस्टेंस का डिडक्शन होती है क्योंकि एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत कंक्रीट शक्ल है किसी भी अच्छा, चीज की। ये जो टर्मिनोलॉजी की डिफरेंस है ना हर फिलोसफर के और हर उसमें स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, या ये बहुत जो है ना वो मुझे चीज तंग करती है। देयर इज अ प्रॉपर टर्म फॉर दिस, इनकमेंशरेबिलिटी, इफ यू नो दिस। इसको कभी ना आप जी पढ़िएगा। वो बेसिकली क्यून भी ये शिकायत करता है कि इवन सेम जो स्कूल वो सब फील्ड्स होती हैं किसी भी फील्ड की, उसके अंदर भी जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो एक ही वर्ड जो है वो यहाँ पे इसका कोई और मतलब है और वहां पे इसका कोई और मतलब है। तो ये जो ये टर्मिनोलॉजीज का इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, इसकी वजह से वो एक पूरा कलेक्टिव ट्री ऑफ जो है वो नॉलेज नहीं बन पा रहा होता। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको भी जो है ना वो सोल्व करना चाहिए essentially। बिल्कुल। फिर लैंग्वेज के भी मसाइल आ जाते हैं ना जो मतलब कंटेम्प्रेरी फिलोसफी है वही सारी लैंग्वेज पे हम्म, जुबान क्या है उस पे। हम्म, ठीक है। तो चले जी क्योंकि हमें वो काफी हो गया दो दो जी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बाकी कोई और चीज रह गई है किसी की तरफ से? चलें यार, राइट। फिर हम जो है ना वो खत्म करते हैं आज के इस ओपन माइक सेशन को। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ठीक है जी ज्वाइनिंग ओके। सिया और अहमद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय बाय। ठीक है।